हेलो चैंपियंस। वेलकम टू HMK DKT वाले। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि आज का वीडियो जो होने वाला है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी इंग्लिश में कहे तो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप कैसे भी स्टूडेंट हो आपको इस पार्ट से डर लगना बंद हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बाकी ये जो चैप्टर है सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये बोर्ड एग्जाम के तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, और मैंने इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। बाकी का जो है अगर आपको पूरा इन डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग फिर डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़िए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक को ज़्यादा पूछी जाती है उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान। औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर बहुत से उत्पादों को तैयार किया जाता हो। जैसे कि ऐसा कोई भी विज्ञान की शाखा जिसमें बहुत सारे उत्पाद तैयार करते हैं उसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, इनके क्या लाभ हैं? इनके लाभ देखिए तीन प्रकार से हो सकते हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पर्यावरण से। इसे आप लोग भी ध्यान रखिए कि इसके लाभ क्या है सूक्ष्म जीव विज्ञान के, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण। आप लोग कलम और पेन लेकर भी, कलम और किताब लेकर बैठ जाइए, उस पर लिखते भी चलिए, या फिर आप लोग को चाहिए तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे इसका जो नोट्स है, ये पूरा नोट्स आपको मैं इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी लेकर के देख सकते हैं। बाकी इसके लाभ, तीन लाभ होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण। मुख्य पहलू, इनके काम क्या है? पहलू का मतलब इनके मुख्य काम क्या होते हैं? औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? किण्वन प्रक्रिया में। जैसे किण्वन करके कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें किण्वन करके, किण्वन यानी रूपांतर करके कोई नई चीज़ बनाई जाए, जैसे पाव बनाना, चीज़ बनाना, वाइन बनाना और आदि चीज़ें बनाना। यानी हम लोगों को अगर बोर्ड एग्जाम के तौर पर देखा जाए तो हमको बस इन तीन चीज़ों को याद रखेंगे तो भी चलेगा। और क्या काम करते हैं? कचरा व्यवस्थापन में काम आता है औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का, और प्रदूषण नियंत्रण में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बात समझ गई है तो लाइक कीजिए। योगर्ट का उत्पादन। हमारे टेक्स्ट बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है, जो है योगर्ट का उत्पादन। उत्पादन, इस पार्ट में बच्चों को डर किस बात से लगता है? डर इस बात से लगती है कि उनको सूक्ष्म जीव याद नहीं होते। तो आज हम लोग इस वीडियो में सूक्ष्म जीव याद करने के एक तकनीक निकालेंगे। ठीक है, जिससे कि ये हमको सूक्ष्म जीव भी याद रहे और थोड़े प्रक्रिया भी याद रहेगी। जैसे कि मैं बता दूं योगर्ट का निर्माण। योगर्ट का निर्माण किन किन चीज योगर्ट के निर्माण में किन किन सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, ये एक, तथा लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी। देख लीजिए लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी कैसे लिखते हैं। तो कितने देखे हम लोगों ने? दो। दो कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलस और दूसरा लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी। इसको आप लोग 5 बार, 5 टाइम बोलिए। अगर आप 5 बार बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी योगर्ट का उत्पादन में, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जब योगर्ट का निर्माण करते हैं, करने के टाइम पर उनका स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी को 1:1 लिया जाता है, 1:1 के अनुपात में ली जाती है। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1:1 के अनुपात में ली जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस के कारण लैक्टिक अम्ल बनकर प्रोटीनों का जेल बनता है, यानी वहाँ पे जेल बनाया जाता है। यानी जैसे कि योगर्ट बोले तो दही, एक प्रकार का दही होता है, तो दही को गाढ़ा होना चाहिए। तो गाढ़ा करने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस गाढ़ा करता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस गाढ़ा करता है तो खट्टापन भी आना चाहिए था। ये तो लैक्टोबैसिलस जो है वो एसिड अल्डिहाइड बनाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर खट्टेपन आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूँ तो योगर्ट दूध का बना हुआ प्रोडक्ट है। किसका बना हुआ है? दूध। अगर दूध का बना हुआ पदार्थ है तो दूध के अंदर पाया जाता है लैक्टोस। लैक्टोस शर्करा पाया जाता है जो कि स्वाद में मीठा आता है, वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है जो कि खट्टा हो जाता है। तो इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया योगर्ट का निर्माण।
अब हम लोग बात करते हैं मक्खन। मक्खन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रकार ही पूछेगा, बहुत पूछेगा तो, वरना कुछ नहीं पूछता है। जैसे स्वीट क्रीम मक्खन होता है और कल्चर्ड मक्खन होता है। कल्चर्ड मक्खन को जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको किड़वन से बनाया जाता है। ऐसे शॉर्टकट में याद रखिए, कल्चर्ड मक्खन को बनाने के लिए किससे बनाते हैं, किड़वन से। उसके बाद हम लोग देखेंगे पनीर का निर्माण। पनीर किससे बनती है, तो पनीर में अक्सर करके बता दो, भारत के अंदर गाय का दूध का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से पनीर का निर्माण होता है। तो पनीर का बनाने के लिए गाय का दूध ली जाती है, उसका सूक्ष्म जैविक परीक्षण किया जाता है। सूक्ष्म जैविक परीक्षण, परीक्षण होने के बाद पता चलता है कि अगर दूध ठीक है, सही है, तब उससे पनीर का निर्माण की जाती है। अब पनीर के निर्माण में इस पाठ में हम लोगों को सबसे ज़्यादा उसी पे तो ध्यान देनी है, सूक्ष्म जीव। कौन कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे यूज़ होते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। कितने, 3, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का काम होता है खट्टापन देना, दूध के अंदर खट्टापन लाने का जो काम होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का होता है। दूसरी बात करेंगे तो पनीर के दो प्रकार हो गए। पहले के जो पनीर होते थे वो मांसाहारी पनीर होते थे, पहले के बनाए हुए पनीर मांसाहारी पनीर होते थे। इनमें किसका उपयोग किया जाता था, तो जानवरों के नली अन्न नलिका में, जानवरों के अन्न नलिका में रेनेट प्रकीड़ पाया जाता था, तो उसके उपयोग से मांसाहारी पनीर बनाया जाता था, जो कि पहले बनते थे। अब शाकाहारी पनीर बनने लगे, तो शाकाहारी पनीर बनाने के लिए प्रोटीज प्रकीड़ का उपयोग किया जाता है। प्रोटीज, इसका स्पेलिंग देख लीजिए और मतलब इसके मात्रा देख लीजिए, इसके शब्द कैसे लिखे हुए, और इसे ध्यान में रखिएगा। प्रोटीज प्रकीड़ का उपयोग करके शाकाहारी पनीर बनाई जाती है अब के ज़माने में। पहले तो रेनेट प्रकीड़ों से बनाई जाती थी। ठीक है, अब इनके थोड़े से प्रक्रिया देख लेते हैं। जैसे दूध से पानी को अलग किया जाता है पहले, ठीक है, जिसको हम लोग वे बोलते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध से अगर पानी अलग हो जाएगा तो उसको गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा गाढ़े होने के बाद उसको काटा जाता है, धोया जाता है, रगड़ करके उसमें नमक का प्रयोग करके उसे रख दिया जाता है, ताकि वो जितना ज़्यादा पुराना हो जाएगा उतना ही बेहतरीन होता है पनीर। इसके लिए ये हो गया पनीर की पूरी कहानी। पनीर का निर्माण कैसे होता है, 3 ही सूक्ष्म जीव को याद रखना है, 3 सूक्ष्म जीव को याद रखने। कौन कौन से हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक को सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कौन सा पदार्थ होता है, तो दूध, दुग्धजन्य पदार्थ होते हैं, दूध का बना हुआ पदार्थ होता है, दूध पदार्थ होता है। ठीक है, अब इनको याद रखेंगे कि प्रोबायोटिक्स बनाने के लिए किन किन सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, तो हम लोग याद रख सकते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बोलो मेरे साथ, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसी, बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम। ठीक है, ये याद रखिएगा। पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, हाँ इनकी सहायता, प्रोबायोटिक्स का उपयोग कहाँ होता है, तो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। जैसे हमारे पाचन क्रिया के अंदर अंदर उपद्रवी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, बट अब हम लोग डायरेक्ट प्रोबायोटिक्स को नहीं खा सकते, क्योंकि प्रोबायोटिक जो बने हैं ये इन सूक्ष्म जीव का बना है ना, तो इनको हम लोग डायरेक्ट नहीं खा सकते। तो इनके अलग अलग रूप होते हैं जिनकी मदद से हम इनको खा सकते हैं। जैसे योगर्ट के कैफिर, चॉकलेट, अचार, कॉर्न सिरप और आदि, इन सारे चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग इनको खा सकते हैं। योगर्ट, कैफिर, ठीक है, चॉकलेट, अचार, कॉर्न सिरप आदि। यहाँ तक आपको बात समझी। प्रोबायोटिक्स देख लिए हम लोग, पनीर का निर्माण देख लिया, और उससे पहले योगर्ट का निर्माण देखे थे। ठीक है, एक बार सूक्ष्म जी को याद कर लीजिए, कैसे कैसे था पहले था। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले पाव का निर्माण। पाव कैसे कुछ बनते हैं, तो सबसे पहले देखिए, हम इस पूरे पाठ में मैं तो यही आप लोग को बोलूँगा कि जितना हो सके उतना इन सूक्ष्म जीव के नाम को लिखिए और बोलते रहिए, क्योंकि लिखेंगे तो मात्रा की गलतियाँ रुक जाएगी, मात्रा की गलतियाँ कम होंगी, और बोलते रहेंगे तो हम लोग इनके नाम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो पाव में कौन से सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, सबसे मेन मुद्दा ये याद रखना, तो सेक्रोमाइसिस सेरिविसी, सेक्रोमाइसिस सेरिविसी नाम का एक यीस्ट होता है। यीस्ट बोले तो कीड़ों, कीड़ों का प्रयोग किया जाता है सेक्रोमाइसिस सेरिविसी। इसमें की प्रक्रिया क्या है, पाव बनाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया ये है कि पहले आटों का, अनाजों का आटा लिया जाता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है और यीस्ट मिला देते हैं। जब उसको आटा को सान करके तैयार की जाती है तो पता चलता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, आटा जो भी रहेगा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बट इन पानी, नमक और यीस्ट के कारण उसके अंदर निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में निर्माण होता है इथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको फुलाता है, और इथेनॉल जो है इसको थोड़ा सा स्पॉन्जी बनाता है, मतलब जालीदार बनाता है। ठीक है, फूलता है, भूनने के बाद वो थोड़ा जालीदार हो जाता है और पाव खाने में हमको स्वादिष्ट लगता है। ठीक है,
पाव दो प्रकार के होते हैं, एक बेकरी में बनाए जाने वाले पाव और एक घर में बनाए जाने वाले पाव। बेकरी में बनाए जाने वाले पाव जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? बेकरी में बनाए जाने वाले पाव वो संपीड़ित संपीड़ित यीस्ट से बनाए जाते हैं और दानेदार यीस्ट से बनाए जाते हैं। ठीक है, संपीड़ित यीस्ट के कारण ही उसके अंदर प्रोटीन, जीवन सत्व और खनिज जैसे आदि चीज़ों का होता है। यानी हम लोग बेकरी के पाव अगर खाते हैं तो उसमें पोषक मिलता है, लेकिन बनाने का जो तरीका होता है उसके वजह से पाव को उतना खाना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हम लोग घर पे दानेदार यीस्ट से बना रहे हैं तो उसमें प्रोटीन, जीवन सत्व और खनिज पाया जाएगा, तो इसको खाने के लिए प्रयोग में रख सकते हैं। यहाँ पे होती है हमारी पाव की कहानी खत्म। अब हम लोग देखते हैं सिरका। सिरका क्या होता है? सिरका 4% एसिटिक अम्ल का बना होता है। एसिटिक अम्ल, उसका जो सूत्र है वो CH3COOH है। ठीक है, अगर आप लोग विज्ञान एक का पेपर देख करके आए होंगे तो उसमें ये सूत्र तो देखे ही होंगे आप लोग। ठीक है, तो सिरका बनाई जाती है। अब सिरका का उपयोग कहाँ होता है? किसी भी खट्टे खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए, या फिर खट्टापन देने के लिए, या फिर खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए। दो उपयोग है, खट्टा करने के लिए और खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए। याद रखना है क्या सिरका किस काम आता है? खट्टा देने के लिए, खट्टा स्वाद करने के लिए और खाद्य पदार्थ का बचाने के लिए। बनते कैसे? इसकी प्रक्रिया थोड़ी बड़ी है, तो आप लोग चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इनका प्रक्रिया थोड़ा बड़ा है। जैसे यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा मैपल सिरप, गन्ने का चोटा, या तो मैपल सिरप लो या तो गन्ने का चोटा लेंगे। ठीक है, उनका किण्वन कराया जाएगा। किण्वन किससे कराया जाएगा? तो किण्वन के लिए लाया जाएगा सूक्ष्म जीव, और वो सूक्ष्म जीव कौन सा होने वाला है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। कौन सा होगा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, अगर हम लोग गन्ने का चोटा उसका किण्वन कराते हैं तो इथेनॉल तैयार होता है। फिर उस इथेनॉल के लेंगे, इथेनॉल को लेकर के एसिटोबैक्टर और ग्लूकेनोबैक्टर, कौन कौन नाम बताए? दो, एसिटोबैक्टर, ग्लूकेनोबैक्टर। इन दोनों सूक्ष्म जीव के प्रयोग से इसका किण्वन करके इथेनॉल को हम लोग कर देंगे एसिटिक अम्ल। याद रखना, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को फिर से फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का प्रयोग करेंगे, जिससे ये एसिटिक एसिड बनेगा। अब एसिटिक एसिड तो बन गया, लेकिन ये खाने योग्य नहीं है, तो इसको खाने का योग्य बनाने के लिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाएगा, जिससे वो बन जाएगा सिरका। और यही सिरका हम लोग चाइनीज़ आइटम में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रक्रिया बड़ा है। वीडियो को वापस से 2 बार 3 बार देखिए ये वाला, तो आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है पेय निर्मिति। आप लोग के टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है पेय निर्मिति का, वो टेबल को आप लोग को याद करना होगा। आसान तरीके से आप लोग खुद से ट्रिक बनाइए और इसको याद कीजिए। दूसरी बात करते हैं तो फल और सूक्ष्म जीव। इसमें याद क्या करना है? कौन से फल उपयोग होते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव उपयोग होते हैं, क्या पदार्थ बनता है। जैसे मैं बोलूँ तो अंगूर के अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया को प्रयोग करके वाइन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ एप्पल, सेब के अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का प्रयोग करके सीडार बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको भी याद करना है। अब हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णन। सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णन, इसके ऊपर कुछ नहीं पूछता है बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ एक वैज्ञानिक कारण पूछता है। वैज्ञानिक कारण ये है कि रसायन उद्योगों में रासायनिक उत्प्रेरकों के बजाय सूक्ष्म जीव प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। क्यों? कारण बताइए। ठीक है, तो इनके कारण बहुत ही सिंपल है। तो इसमें आप लोग को अगर इसका कौन कौन से वैज्ञानिक कारण इंपॉर्टेंट है साइंस 2 में, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। वैज्ञानिक कारण, ठीक है, ये वैज्ञानिक कारण पे ही सवाल इस पे बनते हैं, सूक्ष्म जीव के प्रकीर्णन। ये सवाल दिया हुआ है। अब इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। जैसे तापमान, पीएच और दाब, इसका स्तर कम होने पर भी ये प्रकीर्णन काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट। दूसरा, जिससे ऊर्जा की बचत होती है वह महंगे क्षरण रोधी उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, प्रकीर्णन विशिष्ट अभिक्रिया की घटित करवाते हैं। अनावश्यक उप उत्पाद नहीं बनते हैं, शुद्धिया करने के खर्च भी कम होते हैं। ये इनके फायदे हैं जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण है सूक्ष्म जीव के, उनके नाम देख लीजिए और ये पूरा जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ अमीनो अम्ल और उनके उपयोगी सूक्ष्म जीव। इसका एक टेबल दिया हुआ है आपके पेज नंबर 81 पे, 81 नंबर पे दिया हुआ है अमीनो अम्ल और उसके उपयोगी सूक्ष्म जीव। तो वहाँ से वो टेबल को आप लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान में रख लीजिए, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो अगर इससे कोई भी प्रश्न पूछे जाए। वैसे तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये पार्ट से क्वेश्चन पूछना कंपलसरी होता है बोर्ड एग्जाम में। और जैसे
ये वाला जो मैं बात किया ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर सवाल आते हैं। ज़ैंथन गोंद अब हम लोग बात करेंगे, तो ज़ैंथन गोंद भी ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। तो जैसे ज़ैंथन गोंद की बात करूँ, ज़ैंथन गोंद तो इनका उपयोग पता होना चाहिए, जैसे गाढ़ापन देने के लिए। गाढ़ापन किसको किसको? आइसक्रीम को, पुडिंग चॉकलेट को, ठीक है, मिल्क शेक को, सूप्स को, इनको गाढ़ापन देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इनकी बनावट कैसे होती है, ज़ैंथन गोंद बनते कैसे? तो स्टार्च और कोई किसी भी प्रकार का घोल लेकर के, स्टार्च और किसी भी प्रकार का घोल लेकर के ज़ैंथोमोनास नाम का सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके ज़ैंथन गोंद बनाए जाते हैं। इतना सा बात है, ये तो आप लोग ध्यान रख ही सकते हैं। गुणधर्म की बात करेंगे तो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे गर्म तथा ठंडे पानी में घुलना, इनके उच्च घनत्व होते हैं, जिसके वजह से इनका ये गुणधर्म है। तो इनमें क्या बात याद रखना है हमको? 3 बातें याद रखनी है कि उपयोग कैसे हैं, किससे बनते हैं, स्टार्च घोल ज़ैंथोमोनास नाम का सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके ज़ैंथन गोंद बनाए जाते हैं। इसके गुणधर्म क्या है? गर्म तथा ठंडे पानी में घुलना, उच्च घनत्व है, ठीक है। कुछ उपयोग है, उपयोग भी आप लोग देख लीजिए। रंग, खाद, तृणनाशक, कपड़ों के रंग ये इसमें उपयोग किए जाते हैं। टूथपेस्ट, उच्च दर्जे के कागज, इनमें उपयोग किया जाता है ज़ैंथन गोंद। यहाँ तक बात समझी? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, सूक्ष्म जीव पदार्थ और उनके कार्य क्या है, इसका भी एक टेबल दिया है पेज नंबर 81 पर, उसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। वैसे इस पे और ये जो था दूसरा टेबल वाला, उस पे सवाल पूछता नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि हमसे कोई भी गलतियाँ ना होने पाए। सूक्ष्म जीव और ईंधन, सूक्ष्म जीव और ईंधन यानी सूक्ष्म जीव से ईंधन का क्या प्रयोग है या फिर ईंधन में क्या प्रयोग है, ये देखने वाले। जैसे मीथेन, पहला ईंधन होता है मीथेन, दूसरा होता है इथेनॉल, तीसरा होता है हाइड्रोजन गैस। मीथेन को बनाने के लिए कचरे का अनाक्षी विघटन किया जाता है, वो भी सूक्ष्म जीव की मदद से, तो मीथेन का निर्मित होती है, ठीक है। मैं तो सीधा से बोलता हूँ कि ईंधन की बात की जाए तो 3 लोगों को याद रखिए, मीथेन, इथेनॉल और हाइड्रोजन गैस। मीथेन को कचरे से निर्माण किया जाता है सूक्ष्म जीव से, इथेनॉल को गन्ने के चोटे, अभी तो हम लोग पढ़ के आए थे, गन्ने के चोटे उसको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से किण्वन किया जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। और हाइड्रोजन गैस भविष्य का ईंधन बोला जाता है इनको, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, अगर जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, पानी की बात की जाए तो पानी लगभग 71% है पूरे पृथ्वी पर। अब 71% है तो हाइड्रोजन भी उसी हिसाब से उपलब्ध होगा। अगर हाइड्रोजन उपलब्ध है तो हाइड्रोजन गैस भी बनाई जा सकती है, इसीलिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है उसे। प्राप्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जैविक प्रकाश अपघटन करके, जीवाणु का प्रकाशीय अपचयन करके, यानी इस प्रक्रिया, ये 2 प्रक्रिया हैं जिनकी मदद से हम लोग हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। बस इतना सा बात याद रखना है, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। बस आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोग को एक बार में ना समझे तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको आसानी तरीके से कैसे समझा दिया जाए, ठीक है। बाकी कमेंट में अपने राय सुझाव जरूर दीजिए, और वीडियो को हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, थोड़े लाइक्स भी कीजिए, हम मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोग के लिए और भी काम करता रहूँगा। जैव ईंधन, जैव ईंधन के लिए, जैव ईंधन क्या होते हैं? नवीकरण करने का उपयोग। हाँ, जैव ईंधन पे ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नवीकरण करने का उपयोग स्रोतों में जैव ईंधन। जैसे जैव ईंधन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस कहाँ से प्राप्त होती है? पत्थर, कोयला। द्रव, वनस्पति तेल। गैस, गोबर गैस, ठीक है। ईंधन प्रचुर रूप में मात्र आसानी से प्राप्त हो सकती है, प्रचुर रूप से मात्रा आसानी से प्राप्त हो सकती है, तो ये भी बात को याद रखिएगा, और इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ तक समझा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो सूक्ष्म जीव से बनाए जाने वाले पदार्थ थे, यानी प्रोडक्ट थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कचरा व्यवस्थापन। उसके लिए जैसे हम लोगों ने बताया, जैसे मैंने शुरुआत में ही देखे थे हम लोगों ने, कि औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का किस में उपयोग होता है। तो एक था पदार्थ बनाने के लिए, तो बहुत सारे पदार्थ बना लिए, और दूसरा है कचरा व्यवस्थापन। तो कचरा व्यवस्थापन में पहला आता है भूमि भरण स्थल, ठीक है। भूमि भरण स्थल का, इनको याद रखने के लिए एकदम आसान है, यहाँ पे हमको कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं है, लेकिन अब इसके बाद जो सूक्ष्म जीव आएंगे वो भी बहुत भारी भारी आएंगे, उनके नाम हो सके आप लोग तो लिख लिख कर याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे भूमि भरण स्थल में विघटनशील कचरे को इस पद्धति के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी जो भी विघटन हो सकते हैं, यानी सड़ सकते हैं, उनको, उनके लिए ये भूमि भरण स्थल का प्रयोग किया जाता है। इसमें करते क्या है, पहले एक गड्ढा करते हैं, एक जगह लेते हैं, वहाँ पे गड्ढा करते हैं, गड्ढा करके उसमें प्लास्टिक का स्तर लगाया जाता है। स्तर लगाने के बाद
स्तर इसलिए लगाया जाता है ताकि उसमें अशुद्ध और विषैले जो द्रव्य है वो मिट्टी में ना जाए और मिट्टी को प्रदूषण ना करे। फिर संपीड़ित कचरे को गड्ढे में डाल दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी, भूसा, हरा कचरा से ढक दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखिए एक स्थान रहता है, वहाँ पे गड्ढा करते हैं, गड्ढा करने के बाद प्लास्टिक का स्तर लगाते हैं। प्लास्टिक का स्तर इसलिए लगाते हैं ताकि अशुद्ध और विषैली द्रव मिट्टी में ना मिले और मिट्टी को प्रदूषित ना करे। ठीक है, संपीड़ित कचरे को गड्ढे में डाल दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी और भूसा कचरे को ढक दिया जाता है। ठीक है, अब जब ये गड्ढा ढक जाता है तो गड्ढे में सूक्ष्म जीव विघटन होने के बाद खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी जब कचरा है वो सड़ जाएगा, सूक्ष्म जीव उसको बदलेंगे तो वो खाद के जैसा हो जाएगा और फिर उस खाद का उपयोग करेंगे किसी भी जगह। फिर जब खाद, अगर पूरा कचरा सड़ के खाद बन गया तो खाद तो निकाल ली, तो भूमि भरण को इस तरफ पुनः उपयोग में लाया जाता है। यानी ये जो 4-3 पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे ध्यानपूर्वक में याद रखिए। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। खड्डा करते हैं, फिर उसमें प्लास्टिक का स्तर लगाते हैं, कचरे को जमा करते हैं, कचरे में सूक्ष्म जीव विघटन करते हैं और विघटन करने के बाद वो खाद बन जाता है। उस खाद का उपयोग भूमि भरण स्थल को खाली करने, खाद का उपयोग खेतों में होता है और फिर भूमि भरण स्थल खाली हो जाता है। घरेलू गंदे, अब हम लोग बात करते हैं घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन। जैसे घर से गंदा पानी निकलता है, गटर का पानी हो या फिर हमारे बेसिन का पानी हो, मोरी से निकला हुआ पानी हो, ये जो गंदे पानी होते हैं वो गटर में जाते हैं। अब गटर में जाने की वजह से उससे अनेकों प्रकार की बीमारी फैलती है ना, तो उसको बीमारी ना फैले उसको रोकने के लिए हम लोग फिनाइल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु इनका प्रयोग करेंगे। इनके प्रयोग से जो गंदे पानी के अंदर जेनोबायोटिक नाम का पदार्थ होता है उसका विघटन करेंगे और विघटन करके वो घरेलू पानी जो है, घरेलू गंदा पानी, उसका व्यवस्थापन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्वच्छ तकनीकी। स्वच्छ तकनीकी में कुछ बातें हैं, फटाफट याद रखिए। जैसे तांबा, लोहा, यूरेनियम और जस्ता, ये हमारे वातावरण में, परिसर में उपस्थित होते हैं। लोहा, तांबा, ठीक है, यूरेनियम और जस्ता, इनका निक्षालन करने के लिए, इनको पिघलाने के लिए, यौगिकों में रूपांतरण करने के लिए थायोबैसिलस और सल्फेलोबस थायोबैसिलस सल्फेलोबस ये 2 सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें जैसे एल्किनोरिहेक्स और बॉर्क्यूमेंसिस सुडोमोनास, ये जो 2 सूक्ष्मजीव है इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे वातावरण में जितने भी पिरिडिन्स पदार्थ उपस्थित होते हैं या फिर और भी अन्य रसायन पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनको विघटन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एल्केनोनिहोरेक्स, बॉर्क्यूमेंसिस, सुडोमोनास, इन सूक्ष्मजीव का उपयोग करके पिरिडिन्स और अन्य रसायनों का विघटन किया जाता है। आखिरकार हम अपने अंतिम छोर पे आ ही गए, तो बस 2 मिनट या फिर 1 मिनट और लगेंगे इस पार्ट को ख़त्म करने में। हाँ, जिन सूक्ष्मजीव का नाम लिखा हुआ है, आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि जो सूक्ष्मजीव के नाम आपको लिखने नहीं आ रहे हैं तो एक बार प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर के उस पर लिख के प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ से थोड़े नाम को रिपीट कीजिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करेंगे तो वो नाम भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बाकी तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, जैसे नष्ट करने की क्षमता होती है, जो पिरिडिन्स और अन्य रसायनों को नष्ट करने की क्षमता होती है उनको हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, जिसको HCB बोलते हैं। अब हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के अंदर PET नाम का द्रव्य उपस्थित होता है। इसका विघटन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे वातावरण के लिए बहुत घातक होता है। तो उस घातक से बचने के लिए हम लोगों को जैसे आयोडोनेला सकिएंसिस विब्रियो, ये 2 सूक्ष्मजीव है जो प्लास्टिक को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। रबड़ की बात करेंगे तो रबड़ के अंदर ये कुछ सूक्ष्मजीव है जो उनको ख़त्म करते हैं। और यूरेनियम, हमारे वातावरण में यूरेनियम उपस्थित होता है जिसको जियोबैक्टर खत्म करते हैं। और जैव कीटनाशक का टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप लोग को जो बातें याद रहेगी वो आप खुद से याद रखने की कोशिश करें और याद रखें, पढ़ें और याद रखें। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो में कुछ नहीं समझा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि
इसको और आसान बनाने के लिए इसके बाद में एक शॉर्ट 5 मिनट का रिवीजन वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो आप लोग उस 5 मिनट का रिवीजन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।